हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को अवयव का कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला अवयव किसे कहते हैं? तो अवयव संख्याओं या फलकों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, इसे संख्या कहते हैं। इसमें आपको इधर रो होता है और इधर कॉलम होता है, यानी रो और कॉलम। रो क्या होता है? तो क्षैतिज रेखाओं की पंक्ति को रो कहते हैं और उदग्र रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। यानी इस तरह से अगर कोई लिखता है तो रो होता है और इस तरह से अगर कोई लिखता है तो एक कॉलम होता है। ठीक है। अवयव की कोटि यानी रो की संख्या और कोटि की संख्या को अगर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो उसे हम कोटि कहते हैं, m क्रॉस n कहेंगे। ठीक है। m क्रॉस n कोटि के अवयव को प्रकार इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अवयव के प्रकार है, यानी अवयव कितने प्रकार के होते हैं जो को पढ़ना है। तो अवयव के प्रकार 4 प्रकार का होता है। पहला है स्तंभ अवयव, जिसमें सिर्फ अवयव होता है। सिर्फ क्या होता है? अवयव होता है। तो अगर एक अवयव होता है तो उसे हम स्तंभ या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक रो होता है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स सीखना जरूरी है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। उसके बाद आपका है विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये समझो। डायगोनल मैट्रिक्स में होता है जिसमें डायगोनल छोड़ के बाकी जो भी मेंबर होते हैं जीरो होता है। यानी विकर्ण अवयव जिसके अलावा सभी अवयव शून्य हो, यानी विकर्ण छोड़कर सभी अवयव अगर शून्य है तो उसे हम विकर्ण अवयव कहेंगे। जैसे में ये है 1 2 5, है ना। अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो। यानी देखो डायगोनल में सब अलग अलग है, इसमें सब इक्वल होगा। आइडेंटिटी में सब एक एक होगा। इसको ए से या आई से भी डिनोट करेगा, यानी तीनों सेम चीज़ है, थोड़ा सा का डिफरेंट है। अगला शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसे मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। जिसमें प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, इसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। आगे है अवयव की समानता। अगला है अवयव की समानता। देखिए यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? तो इक्वल के लिए क्या करना है कि जैसे ये दो मैट्रिक्स दे रहे, दोनों इक्वल कब होगा? जब पहला का रो कॉलम दूसरा का रो कॉलम सब बराबर हो जाए। जैसे x इक्वल 1 हो गया, y इक्वल 3 हो गया, z इक्वल 2 हो गया, 2 के बराबर है। तो इस तरह से आपको अवयव की समानता निकालने पड़ेगा। अगला है अवयव का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी दो अवयव को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसको पहला रो को पहला कॉलम से जोड़ देंगे, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, तीसरा को तीसरा से, चौथा को चौथा से, यानी सेम जगह पर जुटेगा। और जो कि x प्लस p हो जाएगा, y प्लस q हो जाएगा, ex होगा, z प्लस r होगा, k प्लस s होगा। यानी ऐड करना है तो सेम को इसमें एक याद रखिएगा। जैसे एक मैट्रिक्स लिख देते हैं हम 2 3 4 5 2 1, तो ये आपका रो होता है और ये आपका कॉलम होता है, कॉलम। अब इसमें जितना रो है और जितना कॉलम है उसको अगर मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये ऑर्डर होता है, यानी कोटि होता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग दूसरा में। देखिए आगे अगला है अवयव के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर है। इसके पहले एक क्वेश्चन और होगा। 3 पेज है। हाँ, इसमें मेन समझना है आप लोग को कि अवयव के बारे में सीखना है, इसको सीखिए। जैसे देखिए पहला है एक अवयव को एक अदिश गुणनखंड, यानी एक अवयव को अगर हमें गुना करना है तो कैसे? अदिश माने कि जो संख्या से गुना करना है तो कैसे करेंगे? जैसे ये बराबर मान लेते हैं aij, k से गुना करना है तो k यानी k से मल्टीप्लाई करे मतलब होता है मैट्रिक्स में कि k से अगर इसमें हम गुना करते हैं तो ये पूरा में k से गुना होगा, यानी 3k 2k 4k 5k। हालांकि इसमें 2 से गुना किया गया है तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, इस प्रकार से गुना करते थे। यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर गुना करना हो, जैसे मान लिया जाए कि एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 3 2 5 4, ठीक है। इसमें किसी से मल्टीप्लाई करना है, मान 2 से मल्टीप्लाई करना है या 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सब में कर देंगे। 3 क्या 9, 3 दूनी 6,
5 दिया 15 और 4 दिया 12। तो इस तरह से अगर मल्टीप्लाई को इस डिजिट से करना है तो पूरा कर देंगे, ठीक है। अगला है अवयव का योग का गुणधर्म, यानी जोड़ने का गुणधर्म होता है, जैसे समझिए पहला क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि a प्लस बी और b प्लस ए बराबर हो, b प्लस ए क्या हो, बराबर हो, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। साहचर्य नियम है, एसोसिएटिव लॉ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी होता है। अगला है योग का तत्समक आइडेंटिटी है, इसका मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स को ऐसा मैट्रिक्स को जोड़े जिससे कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 5, इसमें ऐड कर देते हैं 0 वाला को, 0 0 0 0 0, तो इसको ऐड करने से कोई प्रभाव ना पड़ेगा, जो है जो ही मिलेगा, तो इसे हम आइडेंटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे, यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अगला है आपका, आगे आपका योग का प्रतिलोम अस्तित्व है। इसको समझिए, योग का प्रतिलोम मतलब जो साइन होता है वो चेंज होता है, यानी एक्सटेंशन एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है कि चिन्ह चेंज होता है। अगर ये नॉर्मल बच्चा में रहे तो 5 का अगर योग प्रतिलोम लिखते हैं तो -5 होता है, लेकिन अब मैट्रिक्स है, कुछ है मैट्रिक्स है, तो योग प्रतिलोम में कुछ ना करना है, जो भी डिजिट रहेगा देन उसको में ये मतलब अपोजिट कर देना है, यानी जो पॉजिटिव है वो निगेटिव कर देना है। -2 -3 -5 4 पॉजिटिव हो जाएगा, क्या यहाँ निगेटिव है, ठीक है, यहाँ इस तरह से है ना। अगला है अवयव का गुण, जैसे योग का गुण धर्म होता है वैसे गुणन का भी धर्म होता है, तो इसको सेम ही है, उसी पे आधारित है। मेन इसको सीखना है आप लोग को, इसको सीखना है। देखिए हाँ, यहाँ से सीख लीजिए। यदि अवयव के कॉलम और दूसरे अवयव का रो बराबर हो तो दोनों का गुना हो। गुना के लिए कुछ नियम दिया गया था आपको, है ना। 2 अवयव का गुना है, देखिए यहाँ सीखिएगा अवयव का गुना। इसमें है पहला aij और m क्रॉस कोटि b n क्रॉस p कोटि का अवयव है, तो ab का गुणनफल एक m क्रॉस p होगा, इस अवयव को प्राप्त होता है। अब इसको विस्तार रूप से यहाँ से समझेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे क्या क्या गुना के लिए होना चाहिए। जैसे 2 मैट्रिक्स है, मान ले गए A बराबर है m क्रॉस n और B बराबर है p क्रॉस q, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कब होगा और कब ना होगा, मैंने कभी ऐसा होता है कि कब मल्टीप्लाई होगा और कब मल्टीप्लाई ना होगा। अगर ये दोनों बराबर है यानी n इक्वल p है तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे समझ लो कि 3/4 है, अगला 4 कुछ हो रहे, अगर ये दोनों बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस यही है। और दूसरी बात याद रखना है कि मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, जब अगर मल्टीप्लाई होता है तो ऑर्डर चेंज होता है कि वही रहता है, तो ऑर्डर चेंज होता है, यानी इसका n और इसका q अगर मल्टीप्लाई होगा, अगर n और p बराबर होगा तो मल्टीप्लाई करके चेंज करके आएगा m q होगा, है ना। जैसे 3/4 4/5 है, तो 4 इक्वल हो रहा है तो कन्फर्म कि मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तब कौन सा आएगा, तो 3/5 आएगा, कौन आएगा 3/5 आएगा। तो इस प्रकार से आगे चलते हम लोग, गुना समझ में आ गया। इसमें पहला नियम था यदि पहले का अवयव कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो तो दोनों का गुना होगा, अन्यथा नहीं। यानी पहला नियम कहता है कि कौन सा गुना होगा कौन सा ना होगा, जो हम आपको बता दिए। पहला का रो 2/3 और 3 कुछ और हो तो ये दोनों बराबर, पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है तो गुना होगा, अन्यथा गुना नहीं होगा। दूसरा है AB इक्वल BA नहीं होता, जैसे 2 गुना 3 और 3 गुना 2 हम जानते हैं कि बराबर आता है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 बराबर आता है। लेकिन समस्या है कि अगर मैट्रिक्स हो और 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें A क्रॉस B B क्रॉस A, तो क्या ये बराबर होगा, तो कभी भी बराबर नहीं होगा। काहे नहीं होगा, जो समझा दे। जैसे 2/3 है वो है, अगर 3/4 है तो यहाँ पर ये दोनों बराबर आता है तो गुना हो रहा है, चलो ठीक है। अब A भी तो हो गया, A भी हो गया। अब BA देखते हैं तो B का है 3/4 और इसका है 2/3, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। काहे नहीं होगा, काहे कि दोनों बराबर नहीं आया तो गुना बराबर नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को।
अगला सहचार्य नियम को फॉलो करता है। ए बी डॉट सी बराबर ए बी सी, मैंने 2 को मल्टीप्लाई करो तीसरा को मल्टीप्लाई किया, या तो 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरा करो, ये फॉलो करेगा। वितरण नियम भी फॉलो करेगा, योग का दशमांश नियम भी फॉलो करेगा, यानी 4 नियम फॉलो करता है। अगला है अवयव का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो बताते हैं किसी अवयव में रो को कॉलम, रो तथा कॉलम को परस्पर विनिमय यानी इंटरचेंज यानी एक दूसरे को परस्पर परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग अवयव का परिवर्तन करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग आगे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर कोई ए बराबर मान लिया दे रहे है 3/4 का मैट्रिक्स दे रहे हैं, अब इसका परिवर्त करेगा था, परिवर्त मैंने ट्रांसपोज करेगा था, तो इसका उलट देंगे, बस 4/3 कर देंगे। 4 कितना कर देंगे 3, तो हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से आपका क्या बन गया अवयव का परिवर्तन। इसको विस्तार रूप से समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो 2 3 4 है, 1 2 3 है, तो यहाँ 2/3 कॉलम का ऑर्डर है, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज करेगा, क्या करेगा हुआ ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेगा तो रो को कॉलम में कर लेंगे 2 3 4 और 1 2 3, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज। समझ में आ गया होगा ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका आगे है अवयव का परिवर्त है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, इसको विस्तार से समझ लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव परिवर्तन के क्या क्या गुण है। पहला गुण है डबल डैश करेंगे तो ए के बराबर होगा, यानी किसी को ट्रांसपोज कर दिया फिर से ट्रांसपोज करते तो ए के बराबर होगा। जैसे ए बराबर मान लें 2/3 दे गए, ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज करेंगे तो 3/2 होगा, बता के रो कॉलम में हो जाएगा, कॉलम रो में हो जाएगा। अगर ए डैश का डैश कर लेते हैं तो फिर से ये 2/3 हो जाएगा, यानी कन्फर्म है कि किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। तो यानी पहला नियम सही है कि किसी अवयव को, किसी भी मैट्रिक्स को डबल ट्रांसपोज करेंगे, डबल परिवर्तन करेंगे तो खुद के बराबर होगा। किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत ना, गुना करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके गुना करो, दोनों बराबर आएगा। प्लस माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए प्लस बी या ए माइनस बी का ट्रांसपोज करो या दोनों का ट्रांसपोज करके जोड़ो, बात बराबर आएगा। गलत कहाँ होगा, ए बी का ट्रांसपोज है, ये भी एक पॉइंट है, इसको समझ लीजिए आप लोग, है ना, इसको समझ लीजिएगा तो समझ में आएगा। जैसे ए बी का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो कोई कर देगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ए बी का ट्रांसपोज होगा जब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब ऐसा काहे लिखते हैं जैसे समझाते हैं, जैसे देखो ए बराबर कुछ दे दे 2/3 दे दे, ठीक है, और बी इक्वल मान ले 3/2 है, ठीक है। अब ई मल्टीप्लाई होगा, ए बी आएगा मल्टीप्लाई होगा, ए बी मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों को चाहिए बराबर है तो कन्फर्म कि गुना होगा 2/2 आएगा। ऐसा नहीं कोई एग्जाम्पल देके हम समझा सकते थे, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि ए बी का ट्रांसपोज होगा जो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर नहीं होगा। अगला है सममित विषम सममित। सममित कब होता है और विषम सममित कब होता है जो सीखिएगा, है ना। सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और असकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स ले ले 2/3 का, तो अगर ए का मैट्रिक्स ले ले मान लीजिए इस तरह से 2 3 4 5, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस कर दीजिए। अब इसका ट्रांसपोज नहीं, ऐसा नहीं होगा, सॉरी, आपका ए और ए डैश बराबर होना चाहिए, ए माइनस ए डैश के बराबर होना चाहिए। अगर ए और ए डैश बराबर होता है तो सिमेट्रिक होगा, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर ए माइनस ए डैश के बराबर हो जाए, माइनस ए डैश के बराबर हो जाएगा तो अस्की सिमेट्रिक होगा, अस्की सिमेट्रिक होगा, ठीक है। यानी अगर किसी को हम ट्रांसपोज करते हैं और जो वो रहेगा दोनों बराबर रहेगा तो सिमेट्रिक, अगर दोनों बराबर नहीं माइनस का डिफरेंट है तो अस्की सिमेट्रिक होगा। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल के लिए हम आप लोग को कर देते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे मान ले 0 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पर 2 है, 0 है, 2 है, ठीक है, 2 0 2 है, और फिर 3 है, 0 2 है, और यहाँ पर
ये माइनस कर देते तो ठीक रहता है, ये माइनस यहाँ जीरो कर दो। इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, मान लीजिए बराबर इतना है, ए डैश निकालना है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो खड़ा कर लीजिए, 0 - 2 - 3 2 0 - 2 और 3 2 0। तो यहाँ पर माइनस अगर कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो ये के बराबर आ गया, तो कन्फर्म है कि ए और ए डैश अगर बराबर होता है तो सिमेट्रिक, ए और ए डैश माइनस में आता है तो असकी सिमेट्रिक। ठीक है, अगला है किसी वर्ग अवयव में ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होगा और a माइनस ए डैश एक विषम सममित होगा। इसका अर्थ है कि कोई अवयव दे ले, मान ले कुछ दे रहेगा, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रहेगा, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दे रहेगा ए बी सी डी। अब आपको क्वेश्चन कह देगा कि इसका सिमेट्रिक यानी इसका सममित अवयव ज्ञात करें। क्या करेगा? सममित अवयव। तो कुछ ना a प्लस ए डैश करके आप कर लीजिएगा, तो ऊपर भी ठीक है, या ए प्लस ए डैश कर लीजिएगा, वो भी सममित होगा। और अगर a माइनस ए डैश करते हैं तो ये विषम सममित आता है। कुछ आता है विषम सममित, इसमें हाफ होना चाहिए, ऐसे ना भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी होगा, है ना। अगला है किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम अवयव का योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मैंने कहने का अर्थ है कि कोई भी सममित और विषम सममित को जोड़ेंगे तो एक अवयव के बराबर होगा। मेरा कहने का अर्थ है कि ए का सममित निकालने बताया, तो निकालने बताया a इंटू ए प्लस ए डैश। अब विषम सममित निकालने के लिए बताया 2 a माइनस ए डैश। अगर इसको ऐड करिएगा तो a के बराबर आएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो a के बराबर आएगा। यही चौथा पॉइंट है। अब इसके आधार पर आप 20 ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 20 ऑब्जेक्टिव है और 20 ऑब्जेक्टिव में आपको कन्फर्म है कि बोर्ड एग्जाम में 10 वो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, 10 वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आप लोग कर लीजिए। मैट्रिक्स से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इसमें जो भी है क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है किसी अवयव में 24 अवयव है। कितना अवयव हुआ? 24। इसमें संभव कोटि की संख्या, कोटि बताए थे रो की संख्या और कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई में लिखते हैं, उसे ऑर्डर करते हैं। तो 24 को हम 1 गुना 24 लिख सकते हैं, 2 गुना 12 लिख सकते हैं, 3 गुना 8 लिख सकते हैं, 4 गुना 6 लिख सकते हैं, 6 गुना 4 लिख सकते हैं, फिर 8 गुना 3 और 12 गुना 2 और 24 गुना 1। तो 1 2 3 4 और 4 कितना हो गया? 8। यानी टोटल कितना होगा? 8 कोटि संभवता हो सकता है। अगला है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि AIJ है ना, M क्रॉस N है, तो वर्ग अभी VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछता है, VVI क्वेश्चन है कि AIJ M क्रॉस N वर्ग अवयव कब होता है? हम बताए थे वर्ग अवयव कब होता है? जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए तब वर्ग अवयव होता है। वर्ग अवयव माने स्क्वायर जिसका दोनों साइड बराबर होता है, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए, इसलिए आंसर सी होगा। इसमें ए छूट गया था, दूसरा 8 2 3 निकालना है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में देता है। 2 3 का मतलब होता है दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 3 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो ई है, तीसरा कॉलम ई है, तो आंसर कौन होगा? 3। कौन होगा बुआ? 3। तो 3 आंसर डी होगा। ठीक है, अगला है 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल संख्या क्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? इसका आंसर 512 होता है। कितना होता है? 512। कैसे होता है ये देख लीजिए, इसका आंसर 512 आएगा। कैसा आएगा ये देख लीजिए, प्रविष्टि 0 या 1 है, 0 या 1 है, तो 0 या 1 दो को वर्ड है, के वर्ड आ रहा है 2 वर्ड, 2 ही डिजिट यूज करना है, 0 या 1। के बनाना 3/3 का, तो इसको ऊपर 3/3 कर दिया, यानी 2 के पावर 9 और 2 के पावर 9 माने 512 आएगा। ठीक है, 512 आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन है इतना बराबर इतना है, तो ये समानता वाला क्वेश्चन है। तो हम बताए थे कि पहला के बराबर पहला होगा, दूसरा के बराबर दूसरा होगा। तो x + 3 बराबर 3, तो x बराबर 0 हो जाएगा, और x + y + 2 बराबर 8, तो y बराबर 8 में से 2 गया तो 6 बच जाएगा, तो 6 बचेगा तो कौन आएगा? 0 6, आंसर हो जाएगा 0 6। अगला 3/4 कोटि वाले अवयव में अवयवों की संख्या, जब अवयवों की संख्या का आएगा तो गुना कर दीजिएगा, तो 4 तिया 12, आंसर कौन होगा? 12 होगा, 4 तिया 12 होगा। अगला है यदि a और b
इतना हो तो a प्लस बी जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। 2 है कितना होगा 3, 3 में से 2 गया -1, 4 है 3 7, 5 2 7, यानी आंसर डी होगा। ठीक है, अगला है प्रश्न 7 में ए बी याद करें। अभी यहाँ जोड़ना था, इसको गुना करना है। गुना कर सकते हो तुम लोग, गुना कैसे करना है तो देख लो। 7 वाला को गुना करना है, यानी 2 4 3 2 है और 1 3 -2 और 5 है। कुछ ना गुना करना है, गुना का मतलब पहला रो पहला कॉलम गुना कर दीजिए। तो 2 × 2 4 - 2 4, ठीक है। तो दूसरा करोगे तो 3 इकाई 3 और 2 दूनी 4, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा कोई ना कोई में से, 2 में से 4 गया -2, ऑप्शन नहीं है सी -6 देखे पड़ेगा। 2 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 होता है, 2 में से 6 गया तो -6 बचेगा ना, हुआ -1, -6 -1 वाला, यानी आंसर बी ठीक है। अगला है इनमें से कौन विकर्ण है। विकर्ण अवयव में बताया थे कि विकर्ण छोड़ के बाकी अवयव शून्य होना चाहिए। तो ई है लेकिन इसमें विकर्ण शून्य है, इसमें विकर्ण छोड़कर बाकी शून्य होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ये विकर्ण छोड़ के है तो ये होगा, ये नहीं होगा। विकर्ण अवयव में बताया थे विकर्ण छोड़ के बाकी सभी अवयव सेम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 देख लिया जाए। 10 क्वेश्चन का है, यदि आप पी क्यू आर कोटि ए क्रॉस बी बी सी क्रॉस डी और इतना है, अवयव पी का कोटि दिले है ए क्रॉस बी, क्यू का कोटि दिले है सी क्रॉस डी और आर का डी सी दिले है, आर का कोटि दिले है बी क्रॉस ई दिया हुआ है आप लोग को। तो कहता है कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा गुना होगा। तो पहले गुना करने के लिए बताया था कि पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर होना चाहिए, बताया था। तो देख लो यहाँ पर समझ लो, पहला पी क्यू गुना होगा कि ना होगा, ना होगा, क्या कि बी या सी है, दोनों बराबर है ना हुआ, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्यू आर ये डी या बी है तो ये भी नहीं होगा। पी आर हाँ ये बी है तो ये गुना होगा, ये गुना नहीं होगा। आर पी का है नहीं होगा, पी आर निकाला तो आर पी का है नहीं निकलेगा। आर का कोटि है बी ई और इसका कोटि था ए बी, तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ इसलिए ना होगा। लेकिन उसमें देखो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ई, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए आंसर इसका होगा पी आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हुआ पी आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सममित, हम बताए थे सममित और असममित। सममित माने होना चाहिए कि ए और ए डैश बराबर होता है तो सममित होगा, यानी कि सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक। और अगर ए और ए डैश माइनस में बराबर हो जाए तो अस्की सिमेट्रिक होगा, अस्की सिमेट्रिक होगा, असममित होगा, असममित होगा, ठीक है। अगला है ए बी समान कोटि के सममित अवयव है, तो ए बी माइनस बी है कौन सा। देखो समान कोटि के सममित अवयव है, तो अगर सममित है तो सममित ही आएगा, इसका आंसर सममित होगा। ए बी माइनस बी क्या होगा, सममित होगा। अगला देख लो, 13 तक कर लिए हम लोग, थोड़ा बच गया तो इसको